दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कोई से भी आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम 12th का बोर्ड होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप BA के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अदर फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने फालतू के क्वेश्चन नहीं रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट, तो अगर आपने मेरा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सकूँ नोट्स बना के। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं डेली 5-5 क्वेश्चन लाऊंगी, तो आप देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे हमारा यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन MCQs टाइप में आपको ये देखने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती है, 2 ब्रांच होती है। एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है बड़ा भाग और व्यष्टि का मतलब होता है छोटा भाग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसके विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आय, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यह आर्थिक विश्लेषण का वह अंग है जो अर्थव्यवस्था के केवल एक छोटे से भाग का अध्ययन करता है। यानी समझे आप डेफिनेशन को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत विशेष फर्मों या विशेष परिवारों, जैसे मान के चलो हमारी अर्थव्यवस्था में ये क्या है? परिवार रहते हैं। ठीक है, ये परिवार है। तो यहाँ पे विशेष परिवार की हमें बात करनी है, तो विशेष परिवार में हम केवल एक परिवार को लेंगे। मान लीजिए मैंने ये एक परिवार ले लिया, ये A परिवार है, ये B परिवार है, ये C परिवार है और ये D परिवार है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक परिवार को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक परिवार को ले लिया है। अब मैं इस परिवार के बारे में क्या करूँगी? इस परिवार के बारे में जानना चाहूँगी, कि अध्ययन करना चाहूँगी क्या है कैसे। तो मैं इसमें क्या करूँगी कि परिवार का कितनी आय है, परिवार में कितना खर्चा होता है, परिवार में कितना विनिमय करते हैं, है ना, कितना बजट है, मतलब इस सब चीज़ का मैं यहाँ पे अध्ययन कर रही हूँ। तो ये क्या है? हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ऐसे ही हम मजदूरी, ऐसे ही हम जो अर्थव्यवस्था में फर्म है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में भी यही बात हो रही कि जो अर्थव्यवस्था के केवल एक छोटे से भाग का अध्ययन करता है। ठीक है, एक छोटे से भाग का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे अब मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ। मान लिया जाए हमारा क्या है, एक ये फर्म है। ठीक है, ये हमारे फर्म है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फर्म है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक फर्म द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है, कितना उत्पादन किया जा रहा है, कितना उपभोग किया जा रहा है, कितना विनिमय किया जा रहा है, कितना वितरण किया जा रहा है। तो ये हम फर्म में देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही फर्म की बात कर रहे हैं। एक फर्म का हम यहाँ पे विशेष तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। यही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी लागू होता है। होपफुली आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का ही दूसरा वाला भाग है। पहले था व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है
जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था या इकाइयों के समूह जैसे कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि का अध्ययन करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि समष्टि अर्थशास्त्र, जो जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी, तो इसमें क्या है कि जो क्या होता है, अगर इसमें हम मतलब क्या देखते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो फर्म, उद्योग, परिवार है, उन सब के द्वारा कितना उत्पादन होता है, कितना विनिमय होता है, वितरण होता है, राजस्व होता है, ये हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। लाइक देखिए, जैसे ये हमारा, मान लीजिए ये हमारे फर्म है, ठीक है, ये हमारे फर्म है। तो यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल क्या कर रहे थे, एक फर्म का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन समष्टि में ऐसा नहीं है। समष्टि में सबका अध्ययन किया जाएगा, एक साथ क्या अध्ययन किया जाएगा कि इनका कितना उत्पादन हो रहा है, फर्मों का कितना इनका विनिमय हो रहा है, कितना इनका वितरण हो रहा है, कितना इनका राजस्व हो रहा है। ये हमारा क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र होता है। यानी मतलब कुल कितना है, कुल आय कितनी है परिवार की, कुल व्यय कितना है, कुल कितनी बचत करती है परिवार, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको थर्ड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। देखिए, हम धन प्राप्त करने, है ना, धन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो अब ये तो नहीं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं वो फालतू का कर रहे हैं। कोई दुकान चला रहा है, क्यों चला रहा है, पैसे के लिए तो कमा रहा है। कोई पढ़ा रहा है, कोई किसी चीज़ में है तो वो किसके लिए है, पैसों के लिए तो है। तो वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। चाहे वो कोई से भी क्रिया कर रहा हो, लेकिन धन कमाने के लिए ही कर रहा हो, तो वे सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चयन की समस्या क्या है। तो चयन की समस्या क्या होती है, यानी चुनाव की समस्या। ठीक है, इसे हम चुनाव की समस्या भी कहते हैं। चयन की समस्या और चुनाव की समस्या एक है, कंफ्यूज ना हुए। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, किंतु उनकी पूर्ति के लिए उनके पास क्या होता है, साधन सीमित होते हैं। किंतु उसकी पूर्ति के लिए उनके पास, या यहाँ पे आप लिख सकते हो, हमारे पास क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ठीक है, इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या है। देखो, डेफिनेशन को आप समझे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। भाई, मनुष्य की क्या होती है, अनंत होती है ना। हमारी आवश्यकताओं का कोई अंत, मतलब क्या होता है कि आवश्यकताएं हमारी क्या होती है, अनंत होती है। अंत नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये खरीद लिया है तो मेरी आवश्यकता पूरी हो गई, नहीं, वो कुछ और आवश्यकता होगी, लेकिन होगी ज़रूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने साइकिल खरीदी। ठीक है, उसे क्या पैदल जाना पड़ता था, तो उसने क्या खरीद ली, अपने लिए आवश्यकता थी उसकी क्या, साइकिल। लेकिन अब वो साइकिल से आई तो कुछ टाइम बाद वो सोचने लग गया कि मेरे पास काश बाइक होती, तो अब वो बाइक भी ला गया। ठीक है, आवश्यकता उसकी क्या थी, साइकिल, लेकिन क्या ला गया वो, बाइक। अब वो सोच रहा है बाइक में कि काश अब मेरे पास कार होती, तो उसने क्या खरीद लिया, कार। तो ये आवश्यकता है, ये बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। तो ऐसे ही होता है, मनुष्य की आवश्यकताएं कभी क्या नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। तो यही क्या है, चयन की समस्या के अंतर्गत है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित है। ठीक,
किंतु उसकी पूर्ति के लिए क्या साधन सीमित है जिनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से इसे समझाती हूँ कि जैसे देखिए मनुष्य की आवश्यकताएं तो क्या है, अनंत है, लेकिन उसके पास साधन, साधन का मतलब क्या है, धन से लगाया जा रहा है यहाँ पे। साधन का मतलब क्या है, धन है। मनुष्य के पास क्या है, धन क्या है, सीमित है। चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसके पास साधन हमेशा सीमित होती है और उसकी आवश्यकताएं हमेशा असीमित होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसकी आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। लेकिन साधन क्या है, सीमित है। धन क्या है, सीमित है, जिनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। वैकल्पिक प्रयोग मतलब मान लिया जाए मेरे पास 10 रुपये है, मैं 10 रुपये से क्या है कि यहाँ पे मुझे लेना है एक पेन और मुझे यहाँ पे खाने का मन हो रहा है कुरकुरा या चॉकलेट। तो यहाँ पे क्या है, मुझे 10 रुपये से चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है और 10 रुपये से मुझे पेन भी चाहिए और मेरा कल एग्ज़ाम है। तो मैं क्या करूँगी, पहले पेन खरीदूँगी ना, क्योंकि भाई मेरी आवश्यकता वो पहले है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। चॉकलेट तो मैं दूसरे दिन भी खा सकती हूँ ना। तो यही है कि उस सीमित साधन से, साधन क्या है हमारा 10 रुपये है और आवश्यकता क्या है हमारी, चॉकलेट और दूसरा क्या बोला था, पेन। तो जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए। तो मैंने कहा था ना कि एक पेन है और एक चॉकलेट है, वहीं पे हम चुनाव करने लग गए कि पहले किसको पूरा किया जाए और किसे बाद में। तो यही चयन की समस्या, यही अर्थव्यवस्था में भी लागू होती है कि किसको पहले पूरा किया जाए और किस आवश्यकताओं को बाद में संतुष्ट किया जाए, यही चयन की समस्या है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें सारे को मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, इसका नोट्स भी आप ज़रूर बनाइए, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप ज़रूर से लिखिए। और बाकी अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही।